चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है सर की? यस सर। ठीक है। चलिए हम लेक्चर में कल हमने शुरू किया था प्रोसेस की मैच्योरिटी, तो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंट लेवल क्या होते हैं और चीज़ों को किस तरह से मैच्योर किया जाता है। तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। हम यहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, प्रोसेस मैच्योरिटी और कैपेबिलिटी का फर्क समझ में आ गया कि व्हाट इज कैपेबिलिटी एंड व्हाट इज मैच्योरिटी। अगर आपसे क्विज में या एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बता सके, आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट इज कैपेबिलिटी, व्हाट इज मैच्योरिटी? कि अगर प्रोसेस कैपेबल है, जैसे कल पूछा था ना मैंने कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो पुराना है और एक्सपीरियंस है, तो और फिर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो कौन अच्छा बेहतर बनाएगा सॉफ्टवेयर? तो आपने खुद ही बताया था कि जनाब एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर हाउस ज़्यादा बेहतर बनाएगा। तो फिर सवाल ये था कि व्हाई, व्हाट इज कैपेबिलिटी, व्हाट इज मैच्योरिटी? तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपेबिलिटी, व्हाट इज मैच्योरिटी? कोई सर को बताएगा कि भाई ये होती है कैपेबिलिटी, ये होती है मैच्योरिटी? एनीबडी? कोई सर को समझाएगा कि पढ़ा हमने? जैसे मैंने ये भी कहा था कि जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो घर पे बैठ के 10 मिनट उसको रिवाइज कर लें और उसको समझिए। जी, कोई बताएगा व्हाट इज कैपेबिलिटी, व्हाट इज मैच्योरिटी? अच्छा चलिए, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। हमने बहुत तफसील से बिल्ट एंड फिक्स को देखा था कि पुराने ज़माने में बताइए क्या बनाना है, वो बताता था और मैं बना देता था, फिर उसमें गलती होती तो मैं सही कर देता था। दैट इज व्हाट बिल्ट एंड फिक्स। फिर हमने कहा नहीं, एक टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच होनी चाहिए, तो रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो इसमें से कौन सा सिस्टम प्रोसेस बेहतर है और क्यों? तो इस दोनों को कंपेयर करके हम कैपेबिलिटी एंड मैच्योरिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि बिल्ट ऑन फिक्स जो है वो उसमें कैपेबिलिटी मैच्योरिटी लो है टिपिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि ज्यादा। तो व्हाट इज कैपेबिलिटी, व्हाट इज मैच्योरिटी? कोई समझाएगा सर को? चलिए, नहीं समझाएगा, चलिए तो सर ही समझा देते हैं। कैपेबिलिटी मैंने कल बताया था क्रिकेट की एग्जांपल लेके कि व्हाट इज कैपेबिलिटी। अगर एक बॉलर है और एक बैट्समैन है, तो बॉलर की कैपेबिलिटी क्या है और बैट्समैन की कैपेबिलिटी क्या है, और क्या आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे? तो बॉलर की कैपेबिलिटी, स्किल सेट जो है, जाहिर सी बात है एक अच्छा बॉलर है तो प्रिडिक्ट करेंगे कि ये आउट कर पाएगा, रन रोक पाएगा। ठीक है ना? एक अच्छा बॉलर क्या करता है, एक अच्छा बैट्समैन क्या करता है? तो अगर उसका स्किल सेट अच्छा है तो स्कोर कर पाएगा बैट्समैन और रन बना पाएगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली उसका आउटपुट होगा, बिकॉज ऑफ देयर स्किल सेट, बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटी। ठीक है? लेकिन परफॉर्मेंस क्या है, वो एक्चुअल है, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। एक बैट्समैन से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो हर मैच में स्कोर करेगा, ये उसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन एक्चुअल उस इनिंग में कितना स्कोर किया, वो उसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है? तो बिल्ट और फिक्स, बिल्ट एंड फिक्स में क्या है कि उसकी कैपेबिलिटी लो है क्योंकि उसमें बहुत सारे रोल मिस हैं। ठीक है ना? इन उसमें टेस्टिंग का रोल मिस है, उसमें डिजाइनिंग का रोल मिस है, उसमें बीए का रोल मिस है। उसकी कैपेबिलिटी बहुत लो है। ठीक है? लेकिन एक प्रोसेस, अब परफॉर्मेंस क्या है, एक जाहिर सी बात है कि जो आदमी उसको यूज कर रहा है और जो रिजल्ट ले रहा है, उसकी एक्सपीरियंस पे, उसकी स्किल सेट पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसा हो सकता है कि दो ग्रुप सेम
प्रोसेस को अप्लाई करें लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस मुख्तलिफ हो, ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन एक की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी ये है कि जनाब आप प्रोसेस अगर कैपेबल है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा, ठीक है, यानी हमेशा अच्छा सॉफ्टवेयर देगा, हमेशा उसमें एरर लो होंगे, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी है, तब जिसको ज़रा पढ़ लेंगे, याद रख लेंगे ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि हमें एक बड़ी टीम का पार्ट बनना है, बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में जाना है, तो हमें मालूम हो कि मैच्योर प्रोसेस क्या होता है, ये क्यों इस तरह की मेथोडोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं, क्या वजह है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ लेते हैं कि सबसे नीचे वाला जो आपने देखा था ना, जो मैं पीछे ले जाता हूँ, ये है। अब ये लेवल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो इसकी ग्राफिक डायग्राम है। तो सबसे नीचे जो है वो जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, टाइम कॉस्ट वर्सेस प्रोबेबिलिटी। तो पहले वाले में ये जो रेड कलर की लाइन है ये आपका टारगेट है। तो टाइम मिस द टारगेट, टाइम यानी जिसमें प्रोसेस नहीं है, जिसमें टीम एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बहुत मुमकिन है कि आप अपना टाइम मिस कर जाएं। फॉर एग्जांपल ये यूँ समझ लीजिए 6 महीने लिखा हुआ है, तो 6 महीने में प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, 8 महीने 10 महीने में जाके ख़त्म हुआ, क्योंकि आपने गलतियाँ की थी, आपने रिक्वायरमेंट सही नहीं ली थी सही करने में आपको। तो अगर आपका प्रोसेस सही नहीं है, आपकी टीम सही नहीं है, तो ये कह रहा है कि फिर आप अपना टारगेट 6 महीने का जो है वो मिस कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि उस वक्त भी टारगेट से थोड़ा सा आगे चले जाएं, ठीक है ना, क्योंकि टीम सीख रही है, टीम डॉक्यूमेंट बना रही है और टीम प्रोसेस को अडॉप्ट कर रही है। लेकिन लेवल 3 में जैसे जैसे आप ये इम्प्रूव करते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप टारगेट से करीब होते जा रहे हैं। अभी भी टारगेट पे नहीं पहुंचे, ठीक है, तो टारगेट से करीब होते जाएंगे। तो बात यह है कि जब आप लेवल 5 पे पहुंच जाएंगे, तो 4 पे पहुंच जाएंगे, तो टारगेट पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर मेच्योरिटी का मतलब ये है, एफिशिएंसी का मतलब ये है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आप एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी प्रोसेस बहुत मेच्योर हो गया, उसकी कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई। अभी करेंगे कैसे, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले ये पढ़ लेते हैं इनिशियल लेवल क्या होता है, ठीक है। इनिशियल लेवल ये होता है कि जनाब आपका कोई प्रोसेस नहीं है, एडहॉक है। मैं आया तो मैंने इस तरह से काम शुरू कर दिया, कोई और टीम आई प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसने अपनी तरह से काम शुरू कर दिया। कोई डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस नहीं है, दैट इज लाइक यू नो, ठीक है। रिपीटेबल में फिर आप कहते हैं कि नहीं, फलाने साहब का प्रोसेस अच्छा है तो इसको आप इस्टेब्लिश कर लें, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉस्टिंग कर लें, शेड्यूलिंग कर लें, फंक्शनैलिटी, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है जो हम शायद पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप रिपीटेबल का मतलब ये है कि फिर आप एक प्रोसेस है जिसको सब सब वही इस्तेमाल करें, ठीक है ना। दैट इज़ द, हर आदमी अपने अपने तरीके से नहीं करता है। तो प्रोसेस बन गया यहाँ पर। फिर थर्ड में क्या होता है, वो प्रोसेस मैनेज्ड होता है, यानी उस पर आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं, उस पर आप देख रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो प्रोसेस था ही नहीं, यहाँ प्रोसेस आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम उसको मैनेज है कि भाई तुम को ये करना ही करना है। मैं प्रोसेस भी है और उसमें पुलिसिंग भी हो रही है और एक्टिविटीज़ भी देखी जा रही हैं और उसके डॉक्यूमेंट भी चेक हो रहे हैं, ठीक है। तो तो ये है कि पहली दफ़ा में प्रोसेस नहीं था, दूसरे में प्रोसेस आ गया और इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। थर्ड में हम उसको मैनेज कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं कि भाई हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, उसके डॉक्यूमेंट कहाँ है, उसके रिकॉर्ड कहाँ है, ठीक है। तो ये सहज ही होता है जब बेहतरी आएगी। चौथे में हम क्या करते हैं, फिर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। हमने कहा था ये प्रोसेस और मेजर करने के मैनेज करने के बाद बेहतरी आनी चाहिए। बेहतरी का मतलब क्या है कि जैसे हमने भी ग्राफ में देखा कि 6 महीने का प्रोजेक्ट 6 महीने में खत्म होना चाहिए। 6 महीने में नहीं तो 6.5 महीने, 7 महीने में हो जाए, वो 10 महीने में नहीं होना चाहिए। तो अगर ये प्रोसेस इस्तेमाल करने से वो 6 महीने वाला प्रोजेक्ट जो पहले 10 महीने में खत्म होता था, अब 7.5 महीने में खत्म हो गया, इसका मतलब बेहतरी आई है। फिर फिर ये है कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, पहले बहुत गलतियां आती थी, अब वो गलतियां कम हो रही हैं। अब आपने मेजर करना शुरू कर दिया, उसके बाद लोगों की परफॉर्मेंस, तो अब ये मेजर करने का मतलब है आप देख रहे हैं,
ठीक है ना, और उसको और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। फाइनल में क्या करते हैं आप, ऑप्टिमाइज करते हैं कि इसमें क्या चीज़ है जो हम हटा सकते हैं, क्या चीज़ है जो हम बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ है इनको मजीद। तो ये मेच्योरिटी के लेवल है। 1 वाला जो है उसमें तो कुछ भी नहीं करते, 2 3, तो ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको जरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसके मैकेनिज्म पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये है, ये इनिशियल है, ये रिपीटेबल है, डिफाइन है। तो इनिशियल में कुछ भी नहीं होता है, अनप्रिडिक्टेबल एंड पुअरली कंट्रोल। यहाँ फिर आप प्रोसेस को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, रिपीटेबल में पहले तो था ही नहीं प्रोसेस, यहाँ प्रोसेस है, अब यही आपने रिपीट करना है और कोई प्रोसेस नहीं है। यहाँ फिर आप क्या करते हैं, यहाँ फिर आप उसको देखना शुरू करते हैं, मॉनिटर करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर आप उसको मेजर करते हैं और यहाँ ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, ये हम आखिरी वाली जो स्लाइड पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में, खैर ये आप जहाँ होंगे अगर अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में तो ये सब चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन आपको इसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि क्या है। तो तो प्रोसेस मेच्योरिटी का एक डायग्राम है, और ये अगर एग्जाम में आए तो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये बिल्ट इन फिक्स नजर आ रहा है, यानी आपने, उसने आपको बताया क्या करना है और आपने करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो आपने पूछा क्या बनाना है, उसने बनाना शुरू कर दिया, फिर गलती हुई तो दोबारा से यहाँ कर लिया। तो कुछ एक्टिविटीज हैं और आप उनको अल्लाह का नाम लेके बस शुरू हो गए, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई सोच है, ना कुछ है। तो बहुत मुमकिन है इसमें गलतियां हो जाएं, बहुत मुमकिन है इसमें वक्त ज्यादा लग जाए। ठीक है, फिर आप कहते हैं नहीं ये लेवल 2 है, ये दिख रहा है ये लेवल 1 है, लेकिन लेवल 2 में क्या है कि भाई काम करने से पहले प्लानिंग कर लो, व्हाट एक्टिविटीज कौन करेगा, कब करेगा, प्लानिंग कर लो। और फिर जो तुमने काम किया है उस पे एवेल्युएशन करो कि भाई क्या गलत किया था, ये हमें नहीं करना चाहिए था, ये हमें कर लेना चाहिए था। तो लर्निंग लेसन। तो लेवल 2 क्या है, थिंक बिफोर यू एक्ट एंड थिंक आफ्टर यू एक्ट। तो काम करने से पहले प्लानिंग कर लें और काम करने के बाद रिजल्ट को एवेल्युएट करें कि क्या हुआ था। इसको यूं समझिए कि आप इंटर करके या ए लेवल करके यूनिवर्सिटी में आ गए, डीएचएस उफा में। तो पहले सेमेस्टर में तो पता ही नहीं था ना, बस बैठ गए क्लास में, अटेंड कर लिया। लेकिन अब सेकेंड सेमेस्टर में आ गया हूँ, तो मैं शुरू करने से पहले सोच रहा हूँ कि मैंने क्या गलत किया पहले सेमेस्टर में, मैंने क्या चीज़ नहीं की थी, मुझे क्या कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वैल्यूएशन करने के बाद अब जो मेरा सेमेस्टर है वो बेहतर होना चाहिए। समझ में आ रही है? तो यू ऑलरेडी कमिटेड यू ऑलरेडी गॉन थ्रू एन एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। तो अभी आपको मालूम है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने क्या किया, तो रिजल्ट फलाने का अच्छा आया था, फलाने का अच्छा नहीं आया था। फलाने का अच्छा क्यों आया था, मैंने क्या किया था और क्या नहीं किया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप बेहतरी कर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर में उससे बेहतरी कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो समझ में आ रही है इसमें बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, लेवल 2 में बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो क्यों आएगी, तो बताएगा सर को, सर को बताते जाए, वरना पता नहीं लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि प्लानिंग कर रहे हैं, खाली प्लानिंग नहीं कर रहे ना, प्लानिंग तो खैर कर रहे हैं, लेकिन ये आधा पार्ट है। दूसरा पार्ट है, इसको हम देख रहे हैं कि जो एक सेमेस्टर गुजरा था उसमें गलतियां कहाँ की हैं, व्हाट हैज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। दो काम है, खाली ये नहीं कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, प्लानिंग तो कर रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर शुरू करने से पहले ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। हाँ, मिस्टेक्स को रिपीट करना इज ए क्राइम। ये बात समझ में आ रही है कि मुझे पता नहीं था, चलिए पहली सेमेस्टर में तो मैं एनुअल सिस्टम से आया था, लेकिन अब तो पता चल गया ना। अब वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, अगर वो रिपीट करूंगा तो दैट्स अ क्राइम और रिजल्ट वैसे ही रहेगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ऐसे ही है कि मैं अगर पहली दफ़ा कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब सेकंड प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, थर्ड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो भाई ये नहीं करना, रिक्वायरमेंट ले लेना, डॉक्यूमेंट बना लेना। तो जो जो भी मिस्टेक्स थी उनको अवॉइड करेंगे तो आपका प्रोसेस बेहतर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये लेवल 2 है, प्रोसेस बना लो और इसको ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। अच्छा, होता क्या है कि जनाब,
आपका सॉफ्टवेयर हाउस है और आपकी 3 टीमें काम कर रही हैं, 4 टीमें काम कर रही हैं, तो कोई टीम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। तो आप कहते हैं तुमने क्या किया था, तो वो रिजल्ट आप यहाँ अडॉप्ट कर लें, तो ये लेवल 2 हो गया, आपके प्रोसेस बन गए। ठीक है, अब चाहते हैं कि यार और बेहतरी चाहिए तो क्या करें जनाब, लेवल 3 देखते हैं। देखा आपने, ये पहला लेवल था, ये लेवल 2 हो गया। ठीक है, लेवल 3 में क्या हो गया, यूजर यूज लेसन लर्न, व्हाट practices are good, convert into a framework and adopt as a standard practice। 3 टीमों ने क्या किया, प्लानिंग की, एवेल्युएशन की और एक और प्रोजेक्ट किया, दूसरा प्रोजेक्ट किया। तो पता चला जो टीम ए है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। कौन सा तरीका, ये वाला, रिक्वायरमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, यूज केस बनाते हैं, या जो भी तरीका है, तो भाई ये स्टैंडर्ड बना लेते हैं। ठीक है, 3 टीमों ने काम किया, ए बी सी, प्लानिंग भी की, वैल्यूएशन भी की, लेकिन एक टीम के रिजल्ट अच्छे थे, तो रिजल्ट अच्छों को हमने कहा गुड प्रैक्टिसेस। ये ऐसे ही जैसे क्लास में कुछ बच्चों के अच्छे नंबर हैं, कुछ के एवरेज हैं, कुछ के पुअर हैं, तो तुम लोग के अच्छे नंबर कैसे आते हैं, वो कहते हैं भाई हम रोजाना पढ़ते हैं और ये करते हैं, ये करते हैं, तो जो भी उस गुड प्रैक्टिस को उसको अप्लाई करेगा उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसे ही है ना, जो नहीं पढ़ेगा उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो व्हाट आर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, रेगुलरली पढ़ो। ये तो इस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी है ये, कि जो प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं, बिल्ट एंड फिक्स को अवॉइड करो और टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच को अप्लाई करो। उसके बाद और भी कोई बेहतर तरीका है, हाँ जनाब हम एजाइल पढ़ा हुआ है वो अप्लाई करके देखते हैं। उसके अलावा कोई तरीका है, हमने डेवऑप्स भी पढ़ लिया वो अप्लाई करके देखते हैं, या डेवऑप्स से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब ये है, ठीक है, तो जिससे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड बन गया। अब सबको यही तरीका कार इस्तेमाल करना है। तो आपके ख्याल में से बेहतरी आएगी नहीं आएगी, आएगी भाई? आएगी, चलिए, इसका मतलब समझ में आ रही है लोगों को, आ रही है सारे लोगों को, सर को बताएंगे आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो लेवल 3 समझ में आया। पहले वाला तो में कोई भी नहीं था, दूसरे में हमने क्या किया, हमने प्लानिंग की और हमने गलतियों से सीखा। लेकिन ये 3 टीमें अलग अलग करी हैं, तो जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट था, प्लानिंग एंड एवोल्यूशन के बावजूद भी हमने कहा भाई ये तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये लेवल 3 हो गया। ठीक है ना, तो गुड प्रैक्टिसेस थी जिसकी, उसको हमने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कर दिया ऑर्गेनाइजेशन का। फिर क्या किया जनाब, फिर हमने ये किया कि जनाब जब स्टैंडर्ड हो गया, लोग ट्रेंड हो गए, अब कैपेबिलिटी एंड मेच्योरिटी आ गई। तो जिस इस स्टैंडर्ड की कैपेबिलिटी है, ये वाला जो स्टैंडर्ड है ना, वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो अब हम कहते हैं कि इसमें कम वक्त लगेगा, वी कैन फोरकास्ट। ठीक है, प्रिडिक्ट द रिजल्ट। ये वही चीज है कि जब आपने एक प्लेयर को भेजा रन बनाने के लिए, तो यू कैन प्रिडिक्ट कि ये अच्छा स्कोर करेगा क्योंकि ये एक अच्छा प्लेयर है। तो आपने कहा ये अच्छा प्रोसेस है, ठीक है ना, ये जो प्रोसेस है ये टेस्टेड है, हम फलाने सॉफ्टवेयर हाउस में करते थे और ये तरीके से करते थे और रिजल्ट अच्छा आता था। ठीक है, तो ये तरीका अप्लाई करो। ठीक है, मिसाल से समझाता हूँ मैं आपको। मसलन एक वेबसाइट बनानी है और आप इन एक्सपीरियंस हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक वेबसाइट में दो ही चीज़ें होती है ना, एक तो उसका टेक्स्ट डिज़ाइन होता है, थीम होता है, और उसमें टेक्स्ट या कंटेंट होता है और तस्वीरें होती हैं, यही तो होता है ना, और तो कुछ नहीं होता है। तो अगर आप इन एक्सपीरियंस है तो आप उसको एक कंटेंट बगैर पूछे बना, सॉरी थीम बना के दिखाएंगे, वो कहेगा पसंद नहीं आया, फिर आप दूसरा बनाएंगे, फिर वो कहेगा पसंद नहीं आया, फिर आप तीसरा बनाएंगे, क्योंकि आप इन एक्सपीरियंस है ना, आप 15 वो बना देंगे, फिर वो 15 को कहेगा हाँ ये थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, तो आपने 15 थीम बनाए और जाके उसको पसंद आया, इसमें एक महीना निकल गया। फिर आप कहते हैं नहीं, जो एक्सपीरियंस आदमी वो कहता है भाई ऐसे तो वो कभी भी एग्री नहीं करेगा। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है, जो अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस हैं वो कहते हैं हम 3 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, लेकिन पहले बनाने से पहले हम आपके ऑप्शन पूछते हैं कलर के, कि आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको किस तरह की डिज़ाइन पसंद है। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि ऐसी कोई 3 वेबसाइट्स बता दें जो आपको पसंद है उसमें। ठीक है, तो आप
समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर के पास क्या है, तो दैट्स अ बेटर प्रोसेस। ठीक है ना। वायर फ्रेम का अगर आपने सुना है तो नाम लिख लीजिए, वायर फ्रेम। वायर फ्रेम है उसकी डिजाइनिंग को किस तरह से हम समझेंगे कि बटन का होंगे, फलानी चीज क्या होगी। तो वायर फ्रेम एक तरीका है डिजाइन को आर्किटेक्ट करने का, जो थीम को आर्किटेक्ट करना। तो पता चला कि आप तीन वो बनाते हैं, उससे ये सवाल कर लेते हैं और फिर आप वायर फ्रेम को यूज करते हैं। अब ये सब टूल्स और मेथडोलॉजी यूज करने से क्या है, 15 नहीं बनाने पड़ेंगे, 2 या 3 में उसको थीम एग्री हो जाएगा। तो कौन सा तरीका कार बेहतर है, पहले वाला जिसमें 15 बनाए थे, या वो वाला जिसमें आपको एक्सपीरियंस है और आपको तरीका कार पता है और 3 दफा में उसको थीम समझ में आ जाएगा? कौन सा तरीका कार बेहतर है? कौन सा तरीका कार बेहतर है भाई, सुन रहे हैं मेरी बात? आप समझ में आ रही है ना? मतलब कोई चीज है जो जो लोगों से हमने सीख ली, लोगों की तरीक़ेकार से सीख ली और हमें समझ में आ गया कि इससे हम बेहतर काम कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है ना। तो सेकंड वाला इसलिए बेहतर है ना क्योंकि हमने एक्सपीरियंस से, यानी मैं तो अभी डीएचए सुबह से पढ़ के आया हूँ, लेकिन एक आदमी है जो 2 साल से काम कर रहा है, उसने मुझे बता दिया कि भाई ऐसे नहीं करना, तुम ऐसे कर लेना, कि उससे ये सवाल पूछ लेना, उससे ये सवाल पूछ लेना, उससे 3 वेबसाइट पूछ लेना, कलर कॉम्बिनेशन पूछ लेना और वायर फ्रेम को यूज कर लेना। तो उससे कम वक्त में एग्रीमेंट आ जाएगा, कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, वो प्रोजेक्ट 3 महीने 4 महीने नहीं लगेगा, महीने भर में खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि दूसरों से सीख के हम अपने प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। तो ये उस स्टैंडर्ड को मैंने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है ना। अब मेरा ख्याल है कि इस वाले स्टैंडर्ड से, आपने खुद कहा कि इससे बेहतर हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, तो ये फोरकास्ट है कि जनाब ये वाला इनएक्सपीरियंस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा, कस्टमर खुश भी नहीं होगा, लेकिन ये वाले तरीके से ये 15 दिन में काम हो जाएगा। तो दैट इज ए प्रोडिक्शन बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड यू अप्लाइड। तो समझ में आ रही है कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि आप तो मेक सेंस ये प्रोसेस। मेच्योरिटी से क्या हो रहा है, गलती कम हो रही है और टाइम कम लग रहा है। मेच्योरिटी समझ में आ रही है क्योंकि आपने वो चीज सीख ली है, ये कैपेबिलिटी सीखी, इस कैपेबिलिटी से मेच्योरिटी आ गई। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मेक सेंस? कोई जवाब नहीं देता, सबको बार बार पूछना पड़ता है। चलिए। यस सर। यस सर। इसलिए आप मेरे सामने नहीं है तो मुझे समझ में आएगा सर समझा भी पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे। अच्छा, 5वां लेवल क्या है? अब 5वां लेवल क्या है कि जनाब ये सब करने के बावजूद भी कोई और तरीका है जिससे हम मजीद इम्प्रूव कर पाए। यानी ये देखा ना आपने, अभी मैंने वेबसाइट की एग्जांपल दी तो आपने कहा कि जनाब इससे रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, लेकिन वेबसाइट 3 प्रोजेक्ट करने के बाद फिर भी हम देख रहे हैं क्या गलती होती है कि जनाब अगर अमेरिका का प्रोजेक्ट होता है और उससे हम फलानी तरह से कम्युनिकेट करते हैं तो ये रह जाता है, तो हम डॉक्यूमेंट बना लें, और अगर आमने सामने हो तो जो भी है, मतलब यू गो थ्रू द प्रोसेस एंड यू आइडेंटिफाई फर्दर इम्प्रूवमेंट। अगर ऐसा कर लें तो, अगर ऐसा कर लें तो यू आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग योर प्रोसेस। ठीक है ना। तो यहाँ एवेल्युएशन, ये वही आपने वेबसाइट बनाई लेवल 4 से, जो पिछले इसमें सब कुछ वैसे ही किया, लेकिन उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में और भी बेहतरी हो सकती थी अगर हम ये कर लेते। तो तुमने वायर फ्रेम यूज किया था? नहीं, हमने फायर फ्रेम यूज नहीं किया था। भाई वो भी करके देख लो, उससे भी कस्टमर की समझ में आ जाएगा कि बटन कहाँ रखने हैं, किस तरह से रखने हैं। ठीक है, ये मेन्यू कहाँ से देना है, नीचे देना है, ऊपर देना है। कुछ लोग ऊपर चाहते हैं तो तुम पूछ लो। ठीक है। और प्लीज डोंट डू दैट। प्लीज ये अपने माउस को जरा कंट्रोल कर दीजिए। ठीक है। चलिए, अब ये लास्ट स्लाइड है। ये पहला वाला प्रोसेस है। पहले वाले प्रोसेस में वक्त लगता है, विजिबिलिटी नहीं आती है। सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कौन से जगह पर मौजूद हैं, क्या रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो दैट्स ए ब्लैक बॉक्स। प्रोसेस है ही नहीं ना, बस बिल्ट एंड फिक्स है, पूछा और बना दिया, पूछा और बना दिया।
ठीक है, तो ये वो तरीका है। लेकिन सेकंड में क्या आपने प्रोसेस बना दिया है, रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, तो इसमें विजिबिलिटी आ गई। वो कहता है 50% प्रोजेक्ट हो गया, तो आप कहते हैं क्या क्या कर लिया है, रिक्वायरमेंट हो गई है, डिजाइन हो गया, हाँ चलो तो 50% हो गया। ठीक है, आप देखिए ना प्रोसेस डिफाइन हो गया, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इसमें कुछ भी नहीं है ना, इसमें तो बस वो रिक्वायरमेंट ले रहा है और बना रहा है, रिक्वायरमेंट ले रहा है बना रहा है, कितना हो गया कितना नहीं हो गया, तो दिस इज कॉल्ड लेवल 1। ये इसमें बेहतरी आ जाएगी। नंबर 3 में क्या किया, ये जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में भी डिफाइन किया कि जनाब रिक्वायरमेंट में हम क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, फिर मीटिंग करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर वैलिडेशन करेंगे। तो और विजिबिलिटी आ गई और बेहतरी आ गई। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि जनाब इन चीज़ों को मेजर करेंगे, कौन सी चीज़ ज़्यादा टाइम लगती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, फिर ये ऑप्टिमाइज है कि हो सकता है, मुमकिन है ऐसा हो और मुमकिन ऐसा ना हो कि ये वाले प्रोसेस को हम एक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो हम हो सकता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस को साथ साथ कर लें, प्रोटोटाइपिंग कर लें, या फिर हम एजाइल के थ्रू ये सारी चीज़ों को कंबाइन कर लें, जो भी तरीका है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द टीम, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, ये बहुत वेरी करता है। ठीक है ना, तो जो भी आपका कल्चर है उस हिसाब से आप ये कर लेंगे, एंड दैट्स हाउ यू इम्प्रूव योर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो दैट वाज द लास्ट स्लाइड। लेकिन इस पूरी समरी का या जो पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको मैंने वाटरफॉल पढ़ाया, मैंने आपको स्पाइरल तरीका पढ़ाया, उसके बाद व्हाट स्क्रम पढ़ाया, डेवऑप्स पढ़ाया, ये सारे तरीके हैं अलग अलग, सब में अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं और अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। अब आपने डिपेंड करना है कि मैंने कौन से प्रोजेक्ट पे कौन सा है, तो इसकी नॉलेज आ गई। लेकिन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अच्छे प्रोसेस से अच्छे रिजल्ट आते हैं और इमेच्योर प्रोसेस से बग्स ज़्यादा आ जाते हैं और वक्त ज़्यादा लगता है। तो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख ली कि जनाब हमें मेच्योर प्रोसेस, तो मेच्योर प्रोसेस का तरीकाकार क्या है कि हम उस प्रोसेस को देखेंगे कि इससे गलती होती है नहीं होती है। ये भी एक स्पेशलाइजेशन है, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप। ठीक है, जब आप जाएंगे बड़ी क्लासेस में या तो एमएस करना या बकायदा पीएचडी होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में बकायदा पीएचडी होता है प्रोसेसेस के अंदर बकायदा। ठीक है ना ये, ठीक है, तो बात समझ में आई। प्रोसेस मैच्योरिटी, कैपेबिलिटी, यानी अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अच्छी टीम चाहिए और अच्छा प्रोसेस चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये वक्त ज़्यादा लगेगा और क्वालिटी पुअर होगी। ठीक है ना, अब समझ में आया ना कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 4 बच्चे 5 बच्चे डीएचएस उफा से ग्रेजुएट हुए हैं और फ्रीलांस काम करते हैं, ये सस्ता तो करेंगे लेकिन बहरहाल ये पुअर क्वालिटी होगी और वक्त ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर कोई सिस्टम्स लिमिटेड है या अवांजा है या कॉन्टोर है जो 15 साल से, 10 साल से, 50 साल से, 40 साल से है, इनका जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा बेहतर होगा और जल्दी होगा। क्यों होगा, क्यों होगा भाई, इसलिए अच्छा होगा कि इनका प्रोसेस एक्सपीरियंस के साथ मेच्योरिटी में आ जाएगा, इसके लोग एक्सपीरियंस होंगे। ये बात समझ में आ रही है, दिस मेक सेंस? लेक्चर से समझ में आ गई, ऐसा ही है। ठीक है, अब इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा और ठीक है, तो हम फ्राइडे को एक छोटा सा क्विज कर लेंगे। आई डोंट नो व्हाट इज अ गुड डे टू टेक द क्विज, फ्राइडे को या सैटरडे को मुझे ज़रा बता दें तो मैं उसी दिन रख दूंगा आपका, क्योंकि आज वर्किंग डे में ज़्यादा अच्छा रहता है या वीकेंड में होता है, तो बताएगा सर को कि क्विज। सर फ्राइडे को रख लें, चलिए, तो एवरीबडी एग्रीज ऑन फ्राइडे। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब ये क्यों आपके, एक मिनट, क्विजेज और ये सारी चीज़ें होंगी इसलिए कि मैंने बताया था कि आपका मिड टर्म नहीं होगा तो आपके रेगुलर क्विजेज भी होंगे, और अगर क्विज मिस हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। 3 या 4 जितने भी क्विज होंगे उसमें से सारे मिस नहीं हो रहे, एक आध मिस करना, एब्सेंट होना कोई मसला नहीं है। इसमें आपको बेस्ट ऑफ, जैसे 4 होते हैं तो बेस्ट 3 ले लिए जाएंगे, अगर 3 होते हैं तो बेस्ट 2 ले लें, वैसे नॉर्मली 4-5 होंगे और इसमें से बेस्ट 3 ले लिए जाएंगे।
इसी तरह से जो मिड टर्म के रिप्लेसमेंट में कुछ क्विज़ेस होंगे, नाम तो उनका क्विज़ होगा लेकिन वो एक्चुअली 10-10 नंबर के होंगे। या तो 15 नंबर के 2 होंगे या 10-10 नंबर के 3 होंगे, ठीक है ना? तो इसलिए कि वो 30 मार्क्स का मैं एक नहीं लूँगा, तो 10-10 नंबर में तो उसमें होता ही है कि माई मेथोडोलॉजीज़ के मैं आधे मार्क्स आसान होते हैं और बाकी आधे जो होते हैं ताकि बच्चों को कंपेयर करना। तो जिनको सिर्फ़ पास होना है वो पास हो जाते हैं, लेकिन जिनको अच्छे नंबर लेने हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अटेंडेंस ले लीजिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर को शुरू कर लिया जाए। कितना टाइम है हमारे पास? 6 मिनट नहीं, अभी ज़्यादा है, 16 मिनट है। चलिए तो हम पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम। अच्छा, मुझे बस ये बताते जाइए, समझ में आ रहा है, कोई मुश्किल हो रही है, कोई आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक एक तो ऑफिशियल होता है फीडबैक, लेकिन एक होता है क्या सर पढ़ा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, पढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा टाइम लगाने की ज़रूरत है। तो फीडबैक सर को देते रहिएगा। अगर बिल्कुल मुश्किल हो रही है तो कोई तकल्लुफ़ नहीं करेंगे, सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा-सा दोबारा से समझा दीजिए, ठीक है? चलिए तो अटेंडेंस ले लेते हैं। मैं इसको वीडियो